नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल संपूर्ण कृषि YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे फसल चक्र और फसल चक्र का हमने सिद्धांत, फसल चक्र की परिभाषा और फसल चक्र से लाभ क्या है इसका अध्ययन किए थे। तभी मैंने आपको बताया था कि जब हम फसल चक्र का अध्ययन करेंगे उस समय हम फसलों को वर्गीकरण के कुछ प्रकार फसल चक्र के समय करेंगे, क्योंकि इस वर्गीकरण का संबंध फसल चक्र से है। इसलिए मैंने बीच में वर्गीकरण को रोक दिया था और फसल चक्र को टॉपिक पढ़ाया और फिर से वर्गीकरण को पढ़ा रहा हूं। तो आज हम वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन फसल चक्रों, इन वर्गीकरण का जो फसलों का वर्गीकरण किया गया है इसका फसल चक्र से सीधा संबंध है। तो वर्गीकरण का यह आधार कौन सा है, तो इसमें देख लीजिए ये आधार कौन सा है। पहला हम अध्ययन करेंगे, जैसे मैंने फसल चक्र में पढ़ाया था, सिद्धांत क्या कहता है कि कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद अधिक गहरी जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। तो हम कम गहरी और अधिक गहरी जड़ वाली फसल को अगर नहीं जानेंगे तो फसल का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन में अध्ययन करेंगे कम गहरी जड़ वाली और अधिक जड़ के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो यहां पर हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, फसलों का। एक देख लीजिए आगे, वो दूसरा होगा, उसी में आगे बढ़ दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स according to root depth। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ, अर्थात जड़ों की गहराई के आधार पर फसलों का वर्गीकरण ये हो गया। अब हमें आवश्यकता होती है कि जब हम फसल चक्र बनाएंगे या मिश्रित फसल उगाते हैं तो उसमें फसलों की जड़ें कितनी गहराई तक, जैसे मान लो एक पौधा है, ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, इसकी जड़ें ये भूमि से कितनी गहराई तक जाती हैं, ये अधिक गहरी वाली है। और दूसरी है, मान लो एक पौधा इस तरह से है और इसकी जड़ें गहराई से यहीं से निकलकर ऐसे फैल जाती है, ठीक है। तो ये हो गई गहरी जड़ वाली फसल और ये हो गई कम गहरी जड़ वाली फसल, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो जड़ों के आधार पर अगर देखेंगे तो इसे हम कहते हैं मूसलाधार जड़। इसका अध्ययन हम जब फसलों का जड़ों के प्रकार देखेंगे तब पढ़ेंगे। और ये होगी झकड़ादार, क्या बोलते हैं, झकड़ादार, जार लिख रहे हैं, दार
जड़। ठीक है, ये प्रकार हो गए। अब इसमें एक और जड़ आती है, जड़ के प्रकार बढ़े तो उसको बाद में। हम क्यों कह रहे हैं कि जड़ गहराई के आधार पर? जब हम फसल चक्र का निर्माण करते हैं तो हमें एक सिद्धांत का पालन करना पड़ता है और उसमें यह अध्ययन किया जाता है कि कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद अधिक गहरी जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। अब ये क्यों करते हैं ये भी ध्यान दीजिए। अगर मान लो इस फसल पौधे की जड़ की गहराई इतने दूर तक है, तो जितने दूर तक फसलों के पौधों की जड़ फैली रहती है उतनी गहराई तक वह पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व ग्रहण करने का क्षेत्र। ठीक है, अगर गहराई जितनी होगी उतने क्षेत्र, मान लो ये यहां तक इतनी क्षेत्र तक पौधे की जड़ें जा रही हैं तो यहां तक ये फसलों की जड़ें पोषक तत्व इस क्षेत्र से इतनी गहराई तक लेगी। अब वही एक फसल है जिसकी गहराई इतनी है तो उसका ग्रहण करने का एरिया क्या होगा? पोषक तत्व कम होगा और इसकी अधिक होगी। ठीक है, अब अर्थात यह कम गहराई पे लेगा, मतलब इस गहराई के अंतर्गत जो पोषक तत्व आएंगे, और यहां पर गहरी जड़ वाली जितनी क्षेत्र में फैली रहेगी वहां पर। अब हम फिर बता रहे हैं आपको कि फसल चक्र में तथा मिश्रित फसलों को बोने के लिए, फसल चक्र तथा मिश्रित क्रॉपिंग में फसल को बोने के लिए जब दो फसलों को एक साथ मिलाकर बोया जाता है तो अगर दोनों की गहराई एक रहेगी, फसल चक्र में बोई गई फसलों की जड़ों की गहराई अगर एक ही रहेगी तो वो क्या होगा? एक ही रहेगी तो दोनों पौधे एक ही सतह से पोषक तत्व लेंगे, तो अर्थात उस सतह से पोषक तत्व में कमी हो जाएगी, अर्थात दोनों पौधों में प्रतिस्पर्धा तैयार हो जाएगी। किसके? भोजन को ग्रहण करने के लिए। अर्थात इस क्षेत्र में दोनों एक ही क्षेत्र से पोषक तत्व लेंगे तो पोषक तत्व में मृदा में पोषक तत्व की उस क्षेत्र में उस गहराई पर कम हो जाएगी, जिससे दोनों फसलों के उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और अगर यही चीज हम फसल चक्र में करते हैं तो अगर गहरी जड़ वाली फसल पहले बो ली जाती है तो गहरी जड़ वाली अधिक गहराई से फसल पोषक तत्व लेगी और गहरी जड़ वाली कम गहराई से लेगी। तो इसका मतलब है कि भूमि के पूरे क्षेत्र का हम अच्छी तरह से भूमि के पूरे क्षेत्र में उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों को हम अच्छी तरह से पौधों को उपलब्ध करा सकेंगे। तो गहराई के आधार पर, तो इसीलिए हम अध्ययन कर रहे हैं पौधों की जड़ों की गहराई के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जड़ों की गहराई के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। यह कितने प्रकार की होती हैं? यह 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला है गहरी जड़ वाली। गहरी जड़ वाली फसलें। गहरी जड़ वाली फसलें। गहरी जड़ वाली फसलें वह फसल जिनकी जड़ें भूमि या मृदा के अंदर अधिक गहराई तक जाती हैं उसे हम कहते हैं गहरी जड़ वाली फसलें। गहरी जड़ वाली फसलें। तो इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? उदाहरण के रूप में अरहर, चना, मटर, अरहर, चना, मटर, कपास, उर्द, मूंग, लोबिया आदि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अधिक गहरी जड़ वाली फसलें हैं जिसमें अरहर, चना, मटर, कपास,
उर्द, मूंग, लोबिया आदि। इन पौधों की, इन फसलों की जड़ें मृदा के अंदर अधिक गहराई तक जाती हैं, अर्थात इनके पोषक तत्व ग्रहण करने का क्षेत्र वह अधिक होता है और ये गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अब आती है दूसरी, जिसे हम कहते हैं नंबर 2 में लिखेंगे उथली जड़ वाली, उथली जड़ वाली फसलें। उथली जड़ वाली फसलों में क्या होगा? वह फसलें जिनकी जड़ें कम गहराई तक जाती हैं, अर्थात वह भूमि के अंदर कम गहराई तक जड़ें फैला करके पोषक तत्व को ग्रहण करती हैं। अर्थात जैसे हमने यहां पे पढ़ा था अधिक गहराई का, तो अधिक गहराई के दलहनी फसलें हैं। इसमें हम लिख सकते हैं दलहनी फसलें, उदाहरण हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलें जितनी हैं उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। अब आती है कम उथली जड़ वाली। उथली जड़ वाली में आएगा गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, जौ, जई आदि। अर्थात हम कह सकते हैं घास कुल वाली, घास कुल की फसलें, घास कुल की फसलें। अब यहां पर 2 हो गई। पहली है गहराई के आधार पर, तो भूलिएगा मत, गहराई के आधार पर पौधों का वर्गीकरण अर्थात फसलों का वर्गीकरण 2 भागों में बांटा गया है। गहरी मृदा की जड़ की गहराई के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। गहरी जड़ वाली फसलें अरहर, चना, मटर, कपास, उर्द, मूंग, लोबिया अर्थात दलहनी फसलें, और उथली जड़ वाली होती हैं अर्थात गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, जौ, जई घास कुल की फसलें। तो ये आती हैं 2 प्रकार की। अब इसी में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे आपको आ जाए कि गहरी जड़ वाली फसल कौन सी है, वैसे ही आप दलहनी कुल को जैसे पल्स क्रॉप्स में आप आ जाएंगे, और जैसे आ जाए उथली जड़ वाली तो वैसे आ जाएंगे आप जो है किसमें, जो है कि ग्रास कुल में, घास कुल में, या सीरियल्स, क्या कहेंगे, सीरियल्स क्रॉप्स। कौन सा? सीरियल्स क्रॉप्स। ध्यान दीजिएगा, दलहनी क्रॉप्स और सीरियल क्रॉप्स। खाद्यान्न की फसलें कम गहरी जड़ वाली, और दाल वाली फसलें किसमें होती हैं? अधिक गहरी जड़ वाली। अब इसी के आधार पर एक और बांटा जा सकता है इसमें फसलों के जड़ों के आधार पर। अब यहां लिखा जाता है 2 प्रकार की इसी में कर जाती है। नंबर 1 जैसे आप कह सकते हैं दलहनी दलहनी, जैसे अब इसमें एक लिख सकते हैं आप कि जड़ों के आधार पर फसलों का वर्गीकरण में 2 गहराई के आधार पर 2 प्रकार की हैं, गहरी जड़ वाली और उथली जड़ वाली। अब इसी में हम 2 भागों में कर सकते हैं दलहनी फसलें। इसी में एक और कर सकते हैं दलहनी फसलें, और दूसरा है अदलहनी फसलें, अदलहनी फसलें। ठीक है, तो अदलहनी फसलों और दलहनी फसलों को क्यों किया गया? इसी में किया जाएगा गहराई के आधार पर। दलहनी फसलें आपने यहां पर पढ़ लिया है, तो दलहनी फसलें क्या होता है, इसको कह देंगे, अर्थात हम कह देंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम सिंबल के रूप में दर्शाते हैं N। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाली फसलें, जो मृदा में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती हैं, उसमें दलहनी आ जाएंगी। और दलहनी जो नाइट्रोजन
n का स्थिरीकरण नहीं करती हैं। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, तो मैंने इसीलिए बताया था कि क्रॉप रोटेशन जब पढ़ाएंगे तो उनमें ये करेंगे, दलहनी फसलें और अदलहनी फसलें। दलहनी फसलों में कौन सा आ जाएगा, चना, मटर, अरहर, कपास, मूंग, उर्द, लोबिया आदि ये दलहनी फसलें अर्थात गहरी जड़ वाली या नाइट्रोजन एकत्रित करने वाली फसलें हैं। तो दोनों आधार पर हो गया, एक तो गहराई के आधार पर गहरी जड़ वाली और उथली जड़ वाली, दूसरा दलहनी फसलें अर्थात जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं और अदलहनी फसलें जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती हैं। तो आज नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करती है, ऊपर लिखा गया है चना, मटर, गेहूं, यही आ जाएगा गहरी जड़ वाली, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती हैं वो है उथली जड़ वाली। ठीक है, ये है वर्गीकरण। अब दूसरा वर्गीकरण हम अध्ययन करेंगे, इसी में एक और वर्गीकरण किया गया है कि वह फसल, इसमें के बाद आया था कि हम अध्ययन किए थे, एक सिद्धांत और था क्रॉप रोटेशन में, उसका भी अध्ययन कर लीजिए। क्रॉप रोटेशन में एक सिद्धांत और आया था, वो था अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों की बुआई। फसल चक्र में ये कहा गया था अधिक पानी चाहने वाली फसल तथा कम पानी चाहने वाली फसल। तो यह पानी के आधार पर तो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, क्या हो जाएगा, वाटर। पानी की आवश्यकता के आधार पर, पानी की आवश्यकता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पानी की आवश्यकता के आधार पर। नंबर 2, मैंने ये भी बताया था, ये सिद्धांत है कि फसल चक्र में कि कम पानी चाहने वाली फसल के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसल को बोना चाहिए। तो इसके आधार पर कौन करते हैं, अधिक पानी चाहने वाली फसल। इसके आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर फसल को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कितने आधार पर, 5। तो नंबर 1 कौन से होगा, अधिक पानी चाहने वाली फसल। अधिक पानी चाहने वाली फसल पहला हो जाएगा, अधिक पानी चाहने वाली फसलें। ठीक है, अधिक पानी चाहने वाली। अब इसमें क्या है, वह फसल जिसको अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने में अधिक पानी की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं अधिक पानी चाहने वाली फसल। जैसे उदाहरण के रूप में क्यों लिख रहे हैं, धान, सिंघाड़ा आदि। ठीक है, ये 2 फसलें याद रखिएगा, धान और सिंघाड़ा, अधिक पानी चाहने वाली फसल। नंबर 2 हो गया, नंबर 2 में हो जाएगा अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल। अधिक सिंचाई चाहने वाली फसलें। अब इसमें 2 अंतर है,
दोनों में अंतर है। एक कह रहा है अधिक पानी चाहने वाली, एक कह रहा है अधिक सिंचाई। अंतर है, कहेंगे कि अधिक सिंचाई चाह रही है तो पानी की आवश्यकता भी अधिक, नहीं, यहां पे दोनों में डिफरेंस देखिएगा। अधिक पानी चाहने वाली फसल के खेतों में पानी लगा रहे, अर्थात उसमें 5 सेंटीमीटर या इससे अधिक पानी लगा रहे, तो भी फसलें उसमें अपना अपना उत्पादन और वृद्धि विकास कर लेती हैं, उत्पादन कर लेती हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि पानी अधिक नहीं चाहिए, लेकिन सिंचाई अधिक चाहिए। सिंचाई का मतलब जब जब पानी की आवश्यकता हो, उसके जीवन चक्र में आपको अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात उनको सिंचाई के रूप में पानी अधिक ज्यादा देना पड़ेगा। यह नहीं कह रहा है कि पानी खेत में लगा रहे। ध्यान रखिएगा, जैसे धान के खेत में अगर पौधा तैयार है, उसमें पानी ऐसे लगा रहता है, तब भी जो है पानी वह जो है अधिक पानी वाली हो गई, क्या हो गई, अधिक। लेकिन यहां कह रहा है अधिक सिंचाई, जब पानी की आवश्यकता पड़े, अर्थात उसको जीवन चक्र में, अपने पूरे जीवन चक्र में वृद्धि विकास और उत्पादन तक अधिक सिंचाई करनी पड़ती है, ना कि खेत में पानी लगा देना पड़ता है। पानी लगाने का मतलब है कि डुबो नहीं देना है, उसमें भर नहीं देना है, 5 जमीन को भरना नहीं है, बल्कि उनको मोर देन नंबर में अधिक बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा वो आप देख लीजिए। जैसे हो जाता है आलू, गन्ना, शकरकंद, इसमें हो जाएगा आलू, गन्ना, शकरकंद, आलू, गन्ना, शकरकंद, गेहूं, आलू। इसमें मोर देन सिंचाई चाहिए, क्या चाहिए, मोर देन सिंचाई। इसमें मोर देन वाटर चाहिए, इसमें मोर देन सिंचाई। आप कह सकते हैं इसको अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता है और इसमें है अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है कि गन्ने में धान में और सिंघाड़े में पानी खेत में लगा रहना चाहिए, लगातार 15 दिन 20 दिन लगा रहे। लेकिन यहां अधिक सिंचाई वाली फसलों में पानी अधिक दिन लगा नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनको सिंचाई अधिक बार देनी है। लेकिन खेत में पानी लगाने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खत्म हो जाना चाहिए, अर्थात मिट्टी में नमी बनी रहे, उसमें पानी लगने की जरूरत नहीं। अब अगला आ गया जिसे हम कहते हैं कि औसत सिंचाई चाहने वाली फसल। नंबर 3, औसत सिंचाई चाहने वाली फसल। औसत सिंचाई, यहां पर हम मिटा देते हैं ऊपर वाला, आपको याद हो गया 2 मैंने मिटा दिया। अब इसमें लिख देते हैं औसत सिंचाई चाहने वाली फसल। कौन सी, औसत। नंबर 3, औसत सिंचाई चाहने वाली फसलें। वह फसलें जिनको ना तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, ना अधिक पानी की आवश्यकता होती है, बल्कि इनको औसत सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी, औसत सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनमें अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है और ना ही अधिक सिंचाई की। तो इसमें कौन से आएगा, मक्का, देसी गेहूं, मक्का, देसी गेहूं, जौ, जई, लोबिया, चरी, आलू। अब जैसे आगे आपने पढ़ा था अधिक सिंचाई चाहने वाली, हम तो पानी की आवश्यकता के आधार पर कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
अधिक पानी चाहने वाली। नंबर 2 अधिक सिंचाई चाहने वाली। नंबर 3 औसत सिंचाई चाहने वाली। तो वह फसलें जिनको औसत सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें मक्का है, देसी गेहूं है, जौ है, जई है, लोबिया, चरी, इनको औसत सिंचाई की आवश्यकता होती है। और नंबर 4 में आता है जिसे हम कहते हैं कम सिंचाई चाहने वाली फसल। कम सिंचाई चाहने वाली फसलें। कम सिंचाई चाहने वाली फसलें अर्थात इनको सिंचाई की मीडियम आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं में अधिक सिंचाई अर्थात लगभग 5 से 6 सिंचाई तक, औसत सिंचाई में 4 से 5 सिंचाई, कम सिंचाई में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनको क्या कहते हैं? इनमें कौन सा आ जाएगा? चना मटर, कौन सा आ जाएगा? चना मटर ग्वार, चना मटर ग्वार, अरहर, बाजरा आदि। इन फसलों को कम पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन फसलों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला आ जाएगा जिसे हम कहते हैं सूखा सहन करने वाली फसलें। नंबर 5 सूखा सहन करने वाली फसलें। नंबर 5 नंबर पे है। अर्थात इनको उस क्षेत्र में उगाया जा सकता है जहां पर इनको कम पानी की आवश्यकता अर्थात सूखा पड़ जाता है, बरसात होती है कभी कभी या नहीं के बराबर भी होती है, तो उन क्षेत्रों में इन्हें उगाया जा सकता है। इसके अंदर कौन सा आएगा? ज्वार, बाजरा। अब यहां कहेंगे कि बाजरा हुआ, आगे भी किया गया है, बाजरा आगे भी किया गया है, तो इनको हम दोनों में रख सकते हैं। कम सिंचाई मिलेगी तब भी ज्वार बाजरा, अलसी, मसूर, ज्वार बाजरा अलसी मसूर। और आएगा कुसुम, लघु खाद्यान्न फसलें। इनको आता है अर्थात इनको कम पानी की आवश्यकता अर्थात सूखे क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, अलसी, मसूर, कुसुम, लघु खाद्यान्न अर्थात स्मॉल मिलेट्स क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा वर्गीकरण जो पानी चाहने के आधार पर थी। अब तीसरा है, आप में एक और आया था कि फसल चक्र का सिद्धांत वर्गीकरण फसल चक्र में पढ़ते समय एक सिद्धांत और है। हमने कौन कौन सिद्धांत? अधिक पानी चाहने वाली, गहरी जड़ों वाली अर्थात कम गहरी जड़ वाली। अब आया तीसरा सिद्धांत जिसे हम कहते हैं मृदा के कटाव के आधार पर वर्गीकरण। मृदा के कटाव के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग
टू सॉयल इरोजन, मृदा कटाव के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इसका अगला अध्ययन है जो फसलों का वर्गीकरण, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रॉप रोटेशन को पढ़ाते समय हम कुछ फसलों का वर्गीकरण की विधि जिसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है उसका अध्ययन हम क्रॉप रोटेशन के समय करेंगे, क्योंकि इनका उपयोग क्रॉप रोटेशन में ज्यादा होता है। तो इनके आधार, उनका सिद्धांत भी है। तो मैंने दो आधार पर कर दिया, गहराई, जड़ की गहराई के आधार पर, दूसरा पानी के आधार पर, तीसरा है मृदा कटाव के आधार पर। तो इसका भी इस क्लासिफिकेशन का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तो आगे के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मेरा वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में अपना विचार भी दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।